Hi everyone. So one thing about me is that I really like reading newspapers. I really like this concept of impactful news in a short and sweet article format. Lekin the problem is that these newspapers are filled with noise. You will find that 95% things written there aren't useful at all. So what I've been thinking is I'll make this kind of series in which I'll do these videos once in a while, and I'll cover only those things that actually have an impact on the markets that are actually useful to us as traders and investors. So today we'll be discussing four things. The first is the impact of Iran-Israel war on India, globally, everything. Then we'll be talking about Oswald Pump's IPO. It is a recent IPO, and we'll be discussing a very interesting point about it. Then we'll move on to the future outlook of United Spirits, and we'll end it with an observation about sectoral mutual funds. So let's start with the Iran-Israel war. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉर कैसे हुई, ये वॉर क्यों हुई, वी डोंट नीड टू लर्न अबाउट दैट. इट इज़ नॉट एक्चुअली यूजफुल व्हेन इट कम्स टू द मार्केट्स. अपन सिर्फ इस वॉर के इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. तो देर आर थ्री मेजर थिंग्स दैट आर अ बिग रिस्क व्हेन इट कम्स टू दिस वॉर. So the first is the Strait of Hormuz. This is like a very important passage. क्योंकि यहाँ से जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है उसके 20 to 25% सप्लाई पास होता है ना. दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल कॉरिडोर फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस. एंड अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो there's Qatar is a very important supplier of our liquefied natural gas. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कतर एंड यूएई के काफ़ी सारे शिपमेंट्स जाते हैं. तो इफ़ ईरान इज़ मतलब ईरान इज़ एक्चुअली थ्रेटनिंग कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पैसेज है, ये इसको चोक करेंगे, ये इसको बंद कर देंगे. दे आर एक्चुअली थ्रेटनिंग इट. तो इफ़ दे आर एबल टू डू इट, तो दोनों चीज़ें, ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की ग्लोबली सप्लाई थोड़ी बहुत शॉर्टेज में आ सकती है. एंड स्पेशली इंडिया के लिए, एज आई सेड, कि कतर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लायर है एलएनजी का. तो देर देर विल बी लिटिल बिट shortage in supply if the war situation escalates, obviously. Then the second is, we all know कि Iran is a very big oil producing country. They have a crude refining capacity of 2.2 million barrels per day. अब obviously अगर war escalate होगी तो they'll either have to shut down their production, या फिर बहुत ही significantly cut करना पड़ेगा. तो अगर ये होता है तो क्रूड की जो प्राइसेस हैं, दे कैन राइज अप टू $85, $90 एंड ऑल दैट. एंड फिर आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, अगर क्रूड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड द थर्ड थिंग इज शिपिंग. जब जो शिपमेंट्स पहले इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे थे, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो दे हैव टू फाइंड अनदर राउट. सो दे हैव टू गो थ्रू द केप ऑफ गुड होप, विच इज मतलब पूरा साउथ अफ्रीका के नीचे से होके यू हैव टू गो. तो जो जो ड्यूरेशन आपको पहले 10 दिन का लग रहा था, दैट विल टेक अप टू 20-25 days नाउ. तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी जो ये ट्रिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी. एंड क्योंकि आप इतने ड्यूरेशन के लिए शिप्स को, वेसल्स को लेके जा रहे हो, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी. तो वहाँ पे भी आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. तो these are the three big impacts that the Iran-Israel war will have on the world and India. The first is the Strait of Hormuz, the second is oil production, and the third is this shipping. Then we'll discuss this recent IPO, Oswal Pumps. तो ये ओसवाल पंप्स क्या करता है, दैट दे मेक सोलर मोटर्स मेनली फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना. अगर मैं आईपीओ की डिटेल्स की थोड़ी बहुत बात करूं तो देर इज़ एन ऑफर फॉर सेल ऑफ 497 crores. देर इज़ अ फ्रेश इशू ऑफ 890 crores. इस 890 crores में से 311 crores जाएंगे डेट रिपेमेंट के लिए, विच विल मेक द कंपनी डेट फ्री. 270 crores केपेक्स में जाएगा फॉर सोलर मॉड्यूल्स. 90 crores जाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए फॉर मोटर्स. तो अब अपन आते हैं कि इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है. सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट है इज अ स्कीम कॉल्ड पीएम कुसुम स्कीम. This scheme was launched by the government of India in March 2019,
एंड इसका एम क्या है कि दे वांट टू इंक्रीज द यूसेज ऑफ सोलर पंप्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर टिल मार्च 2026, है ना। इसके तीन मेजर एम्स थे, तीन टारगेट्स हैं इसके, कि एक तो इनको इंस्टॉल करने हैं 14 लाख सोलर पंप्स, देन दे हैव टू सेट अप 10 गीगावाट्स ऑफ सोलर मॉड्यूल्स ऑन बैरन लैंड्स जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता, and then they want to solarize 35 lakhs of existing grid connected pumps, है ना। तो these are the three targets of this scheme, है ना। एंड इस स्कीम पर 34,400 crores allotted है, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग टेलविंड फॉर ओसवाल पंप्स, क्योंकि वो एक्चुअली इसी सेक्टर में काम करते हैं। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि हाउ दे हैव बीन एबल टू परफॉर्म। लेकिन सबसे पहले अपन थोड़ा बात करते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। देखो, जो नॉर्मल डीजल ग्रिड कनेक्टेड पंप्स आते हैं दे आर अराउंड 1 लाख रुपीज़, और ये जो सोलर वाले पंप्स हैं दे आर अराउंड 3 लाख रुपीज़। तो no farmer would be able to buy these solar pumps when in comparison to these diesel pumps, क्योंकि almost triple cost है। तो what government is doing that is that they are providing 60 to 75% subsidies on these solar pumps। तो अगर 3 लाख में आपको सब्सिडी मिल रही है तो इट विल कॉस्ट यू 1.2 lakhs। तो नाउ द कंपैरिजन इज कि डीजल के लिए मैं दे रहा हूँ 1 लाख और सोलर के लिए मैं दे रहा हूँ 1,20,000। अब मैं 20,000 एक्स्ट्रा दूंगा तो उससे ऑब्वियसली मेरा कुछ फायदा होना चाहिए। एंड अगर मैं सोलर लगा रहा हूँ तो काफ़ी फायदे हैं। एक तो मेरी फ्यूल की कॉस्ट बच गई, मेरी मेंटेनेंस बच जाएगी, मेरी इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी कॉस्ट बच जाएंगी। तो इट इज़ एक्चुअली नाउ बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स कि वो डीजल की जगह सोलर पंप्स लगाएं, है ना। अब अगर मैं स्कीम की परफॉर्मेंस की बात करूं तो लास्ट ईयर दिसंबर तक 7 लाख पंप्स रेडी थे टेंडर के लिए, एंड 6.1 लाख ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। आउट ऑफ दिस ओसवाल पंप्स हैव इंस्टॉल्ड 2.3 lakhs, मतलब इनका 38% शेयर है स्कीम में। तो अगर एक तरीके से अपन देखें तो इनकी मेजॉरिटी ग्रोथ इस स्कीम से ही आई है, विच इज़ अ गुड पॉइंट एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। कि अगर मान लो जैसे स्कीम की ड्यूरेशन है मार्च 2026 तक, तो अगर ये स्कीम की मान लो या तो फंडिंग में थोड़ी दे कट द फंडिंग अ लिटिल बिट, या फिर मान लो कि दे डिसकंटिन्यू द स्कीम, तो उस वाले पंप्स के रेवेन्यू पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर ये इसको एक्सटेंड करते हैं और ज़्यादा फंडिंग देते हैं और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करते हैं तो ओसवाल्ड पंप को फ़ायदा भी होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, है ना। एंड आई थिंक कि हो सकता है कि ये लोग इस स्कीम को एक्सटेंड करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी विन विन स्कीम। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसमें हर पार्टी का बेनिफिट है। फार्मर के लिए उसकी कॉस्ट बच रही है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बच रही है, फ्यूल की कॉस्ट बच रही है, मेंटेनेंस की कॉस्ट बच रही है, तो फार्मर के लिए तो अच्छा है ही। देन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर मान लो कि मैं वही ग्रिड कनेक्टेड पंप लगाता तो मैं स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी मेरे को लेनी पड़ती, मतलब स्टेट हैज़ टू डायरेक्ट सम इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस पंप्स, राइट, है ना। अब बहुत सारी स्टेट्स में क्या होता है कि ये जो फार्मिंग सेक्टर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी होती है इट इज़ वेरी सब्सिडाइज्ड, तो द स्टेट गवर्नमेंट इजंट एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस फार्मिंग सेक्टर। तो अब क्योंकि अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट चला रहा हूँ और मेरे जो फार्मर्स हैं वो सोलर पंप्स लगा रहे हैं, तो मेरे को वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ेगी। तो क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग सेक्टर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट करके मेरा इतना प्रॉफिट नहीं था, मैं उस इलेक्ट्रिसिटी को अब इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट कर सकता हूँ जहाँ पे एक्चुअली मेरा प्रॉफिट है। तो फार्मर के लिए प्रॉफिट है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉफिट है, क्योंकि जो फार्मर्स पहले डीजल के पंप्स चला रहे थे उससे कार्बन एमिशंस होते हैं, उससे क्लाइमेट चेंज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सेंटर के टारगेट्स होते हैं। वी हैव टारगेट्स कि हमको कार्बन एमिशंस कम करना है, हमको नेट जीरो बनना है एंड ऑल दैट। तो उन टारगेट्स की तरफ भी सेंटर को फायदा मिलेगा, तो इट इज़ अ विन विन स्कीम फॉर ऑल ऑफ देम, राइट। एंड अगर मैं ओसवाल पंप्स के फाइनेंशियल्स की भी बात करूं कि हाउ दे हैव बीन एबल टू गेट वेरी बिग बेनिफिट फ्रॉम दिस इज, पिछले FY25 से FY22 से FY25 तक उनका रेवेन्यू ग्रो करा है एट अ CAGR ऑफ 58%, उनका एबिटा ग्रो करा है एट अ CAGR ऑफ 123%, उनका पैट ग्रो करा है एट अ CAGR ऑफ 157%। These are very big numbers, right? So they have been really able to benefit from this scheme, and let's see अगर ये आगे और भी continue होता है तो it is a very big opportunity for them. One thing is that क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इतना है तो इनके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं,
FY 22 में 40 दिन थे इनके, 40 रिसीवेबल डेज थे इनके, जो कि FY 25 में अब ट्रिपल हो चुके हैं, 123 डेज। एंड ये जनरली होता है जब भी आपको गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते हैं, तो देर इज ऑब्वियसली देर आर ऑलवेज वेरी डिलेज इन गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड ऑल दैट। So this is the thing that you need to track about Oswald pumps. Now we'll move on to United Spirits. तो United Spirits की जो EPS है, it is expected to grow by the rate of 15% for the next 2 years, है ना, 15% annually. अब इसके reasons क्या है? एक तो प्रीमियमाइजेशन इनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रैक्शन, उनका मोमेंटम बहुत ही अच्छा है। देन इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देन ये अपनी डेट को काफ़ी कम कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये इनके जो लो मार्जिन ब्रांड्स थे, ये उनको धीरे धीरे करके एग्जिट कर रहे हैं, ताकि ये हाई मार्जिन ब्रांड्स पे ही फोकस करें, विच आर द प्रीमियम प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे इनके जो ब्रांड्स है लाइक मैकडॉवेल, रॉयल चैलेंज, जॉनी वॉकर, इन तीनों के मोर देन 1000 crores है एनुअल सेल्स में। देर अदर ब्रांड्स लाइक सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, इन सब के भी 500 करोड़ से ऊपर सेल्स हैं एवरी ईयर। एंड इट इज़ अ रियली कैश जनरेटिंग बिजनेस। पिछले साल FY 25 में इन्होंने 1400 crores ऑफ फ्री कैश फ्लो जनरेट करा था। एंड ऑल्सो देर इज़ वन लिटिल स्पेकुलेशन कि इनका जो स्टेक है RCB की IPL फ्रेंचाइज में, विच इज़ valued around 10,000 to 17,000 crores, they are looking to sell a bit of it. तो अगर वहाँ पे भी एक स्टेक सेल होता है तो it can unlock value, it will obviously bring in a lot of cash in the company. And some risks also that you have to track in United Spirits is अगर excise duty के hikes होते हैं, अगर raw material में कुछ swings होती हैं, and एक ethanol policy भी it is evolving right now in the country, so you have to track that as well. Lastly, we'll move on to this sectoral mutual funds. तो sectoral mutual funds क्या होते हैं कि they only focus on some specific sectors. The main sectors that these funds target are जैसे PSU हो गया, EV हो गया, consumption हो गया, defense हो गया, manufacturing हो गया, digital India हो गया। ये इन themes पे they try to make their holdings, and that's how the fund works. So how it has evolved over the years. In 2020, the assets under management from these sectoral funds were just 56,000 crores. In less than half a decade, in 2025, it is now shot up to 4.92 lakh crores. मतलब it is like 10, almost 10 times jump, right? So this is a very big thing. What people are doing ki instead of investing on indices like Nifty mid cap, Nifty small cap, they are looking to invest into themes. They are looking to invest into sectors like I said कि अभी recently if you know कि defense काफ़ी चला है, उससे पहले EV was a big thing, PSU if anyone remembers, PSU was a major thing। लेकिन इसमें बहुत रिस्क हैं एसोसिएटेड। जैसे सबसे पहला रिस्क है कंसंट्रेशन, कि आप एक जगह पे ही काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो। जो ये सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, in many of them the top 5 holdings are more than half of the portfolio। तो अगर वहाँ पे ज़रा सा भी कुछ भी होता है तो it impacts your portfolio by a big way। And the second thing is the valuations। I'll ऐसा भी नहीं है कि sectoral valuations कुछ कम है when compared to the indices, या फिर even if they are trading at a little bit premium, it makes sense कि अगर मेरे को कोई theme play करनी है तो I'll obviously look to only invest in that theme। लेकिन अगर मैं इन सेक्टर्स के पीई की बात करूं तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 69 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, निफ्टी रियल एस्टेट 47 टाइम्स, निफ्टी एफएमसीजी 44 टाइम्स, निफ्टी इंडिया डिजिटल 97 टाइम्स, टूरिज्म 67 टाइम्स, नॉन cyclical consumption 64 times, defense 61 times। So there you are already paying a lot of premium when you are investing into this sectoral mutual funds। The future growth that you are anticipating uh, is currently priced in right now। तो अगर वो already priced in है
तो इफ दे आर एबल टू मेंटेन दिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तब जाके आपके रिटर्न जीरो होंगे। अगर वो उसको भी आउट परफॉर्म करते हैं देन यू विल हैव सम पॉजिटिव रिटर्न्स, लेकिन अगर वो सेम रेट से ग्रो करते हैं तो योर रिटर्न्स विल बी नेग्लिजिबल। और अगर थोड़ा सा भी देर आर डिलेज, थोड़ा सा भी एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी है, तो योर रिटर्न्स विल एक्चुअली बी इन नेगेटिव, योर लॉसेस विल बी वेरी बिग, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन indices, especially India digital 97 times, tourism 67 times, defense 61 times. तो these are this is a very big risk, क्योंकि अगर वो outperform नहीं कर पाते हैं आगे जाके तो it will bring a very big drop in their prices. So this is all that I wanted to discuss about today, and I'll try making these videos more often. If you have any suggestion, if you want to share any feedback, please feel free to do that in the comments. And thank you.